आपके स्क्रीन पे विजुअल है क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? यस सर। यस सर, हो रही है। ठीक है, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल टीम नहीं है तो और हम देख रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स में जो आज हमारे डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और अदर जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन जो रूल था आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ का, वो कैसे कैसे वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बैकग्राउंड में कैसे था। हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे भाई। फंडामेंटल राइट्स में ये भी था कि कोई फंडामेंटल राइट को किसी भी तरह से कम नहीं कर सकता, उसका वायलेशन जो होगा वो पूरी तरह से नल एंड वॉइड होगा। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी जो कि फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो। इसके साथ ही देखेंगे जुडिशियल डॉक्ट्रिन, नाइन शेड्यूल में कोई लोग कैसे उसमें डाल दिया जाता है, तो उसको कैसे कब आया नाइन शेड्यूल, कैसे कैसे उसको डेवलपमेंट हुई, क्या उसको जुडिशियल चेक कर सकती है नहीं कर सकती, किस केस में कैसे रेटेड है, जुडिशियल पावर, जुडिशियल रिव्यू पावर है, उसको कैसे एक्सरसाइज किया जाएगा, उसको कैसे कैसे लोग से उसको क्या कभी लिमिट भी लगाई गई, तो उन पे सारे पे डिस्कशन होगा। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट एंड कैसे शुरू होते हैं कि क्वेश्चन शुरू होता है कि एक क्वेश्चन शुरू होता है जो कि आपके बहुत ज्यादा बेसिक बनाएगा, वेदर द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, मतलब फंडामेंटल राइट में क्या कोई भी अमेंडमेंट हो सकता है। यहाँ शुरू होता है जिसमें हमने देखा कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 to 13 पार्ट 3 में था। आर्टिकल 13 लॉ जो है आपके प्रोहिबिट करता है कि कोई भी लॉ ऐसा जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो, उसको टेकन अवे करता है और डिमिनिश करता हो, वो पूरी तरह से इनकंसिस्टेंट होगा, नल वॉइड होगा। यानी सेकंड प्रोविजन इसमें ये भी कहता है कि कोई गवर्नमेंट कोई प्रोहिबिटरी प्रोहिबिट करता है गवर्नमेंट को कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो उसको नहीं बना सकता। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना था। तो जब लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना था तो वहां पर हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आई कि भाई जब लैंड रिफॉर्म, इसी के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि लैंड रिफॉर्म लाती है। लैंड रिफॉर्म क्या करते हैं कि इसमें रिडिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ लैंड, जो कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ लैंड था वो काफी था इंडिया में। इसी के आपने सुना भी होगा कि यहाँ पर भूदान आंदोलन चलता है। भूदान आंदोलन में क्या होता है कि भूमि को दान कर दिया जाते थे, गवर्नमेंट को बहुत सी भूमि को दान कर दिया गया लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने। आचार्य विनोबा भावे इसके शुरू किया गया था। और उसके साथ ही इसमें लैंड रिफॉर्म जब हम 90 इसमें शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस, इस लैंड रिफॉर्म को चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल 13 में आपने सुना था, ध्यान रखना आर्टिकल 13 को यहाँ पर माइंड में रखना हमेशा इसके रिगार्डिंग में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को लैंड ओनर के थ्रू जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट में काफी लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए जाते हैं। उनका आर्गूमेंट्स क्या होता है कि दिस रिफॉर्म आर अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, कि जो इतने भी रिफॉर्म किए जा रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं। उन्होंने कहा फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, सोशलिस्ट वैल्यू के अगेंस्ट हैं। और इन्होंने थर्ड पॉइंट किया कि लैंड रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन फोकस, कैसे उन्होंने रिफॉर्म दिया कि कैसे जो ये फंडामेंटल राइट है, सॉरी रिफॉर्म है कैसे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में। द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31 में हमारा मेंशन है। देखिए यहाँ से शुरू होता है कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कैसे इसको हटाया जाता है, कहीं ना कहीं इसकी बैकग्राउंड यहीं से शुरू हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी उन्होंने कहा कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, इसको चैलेंज किया है इन्होंने और इस बेस पे कहा कि ऐसे ऐसे होगा कि इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशन है ये। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि यहाँ पर इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कहती है, ये है आपका पॉइंट, लैंड रिफॉर्म अनकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करती है, इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इसमें रेमेडी नहीं मिलेगी। अब यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी, क्योंकि वहां पर फंडामेंट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशन कर दिया गया लैंड रिफॉर्म को। तो गवर्नमेंट क्या करती है 1951 में, ये डेट याद रखें, 19 कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि फर्स्ट अमेंडमेंट कब आया, तो 1951 में। तो 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहीं शुरू हो जाती है। इसमें क्या करते हैं कि आर्टिकल 13 में टू क्लोज ऐड करते हैं, आर्टिकल 13A एंड 2, टू है बी है आई थिंक बी, आर्टिकल 13A एंड बी इंसर्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 13A क्या कहता है कि आर्टिकल 13 में आर्टिकल 14, 15, 19 नॉट वायोलेटेड रिगार्डिंग रिफॉर्म लैंड, यानी कि अगर कोई भी ऐसा लॉ बनता है जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है कि वो उसको चैलेंज आर्टिकल 14, 15 एंड 19 पे नहीं किया जाएगा। मतलब ये किसका वॉल्यूशन नहीं है कोई भी, ये इन्होंने आर्टिकल 13A मेंशन कर दिया है, राइट। जोड़ा उसमें 9 आता है कि भाई हो ही नहीं सकता, यानी कि उसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, ये उन्होंने इसमें प्रोविजन मेंशन किया।
इसी के साथ इन्होंने आर्टिकल 15 में क्लोज 4 को इंसर्ट किया। उन्होंने क्लोज 4 में इंसर्ट क्या किया है कि SC ST अदर वीकर सेक्शन, मतलब कोई भी जो स्पेशल प्रोविजन इनके रिगार्डिंग बनेंगे उसको फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी कि फंडामेंटल राइट कौन सा, इक्वालिटी। क्योंकि मान लीजिए कोई स्पेशल प्रोविजन कर दिया आपने SC के लिए, ST के लिए, अदर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उनके कुछ स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं कि आर्टिकल 14 और 15 का इवोल्यूशन नहीं कहा जाएगा। ये आपका 13/1/1981 में हुआ था। अब इसी के इसको भी चैलेंज किया जाता है। यहाँ पर पूरा प्रिंट आया नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसको चैलेंज कर देते हैं शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 का। ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद रखना काफी इंपॉर्टेंट चीज है पूरी है। अब यहाँ पर आर्गूमेंट्स क्या होती हैं, आर्टिकल 32 वायलेशन है, स्टेट शैल नॉट मेक। क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये वायलेशन आर्टिकल 32 का है, क्योंकि स्टेट के पास कोई पावर ही नहीं है जो कि इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है वो उसमें बना को ये लॉ बना दे। प्लस आर्टिकल 16 में आर्टिकल 32 का इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी इंक्लूडेड है। उन्होंने कहा कि ऑल लॉज इंक्लूडेड इन द आर्टिकल 32, मतलब वेदर फंडामेंटल 68 के कोडिंग करते हैं या 32 के करते हैं, मतलब एक पूरा तरह से सारे लॉ एक जैसे हैं, उन्होंने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस आर्गूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 68 के थ्रू जो अमेंडमेंट हो रहे हैं वो आर्टिकल 32 का पार्ट नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना सकती है। ये किस केस में हुआ, शंकरी प्रसाद में हुआ। अब शंकरी प्रसाद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द स्पेशल लॉ व्हेयरएज द आर्टिकल 13 इज टॉकिंग अबाउट द जनरल लॉज। यहाँ पर इन्होंने क्या दिया कि फंडामेंटल राइट में कैन अमेंडमेंट किया सकते हैं 38 के थ्रू, तो सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट इज वैलिड, फंडामेंटल राइट नॉट वैलिडेड। याद रखना इस केस में हुआ क्या, शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में होता है आपका कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, वैलिड है। वॉलेट नहीं करते आपके किसी भी राइट को। अब यहाँ इस चीज को चैलेंज होता है आपका 1965। ये पूरी तरह से यहाँ पर देखिए 1951 केस है। यहाँ पर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से एक तरह से राहत मिल चुकी थी कि वो किसी भी तरह से उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते थे, किसी भी तरह से मतलब राइट टू प्रॉपर्टी था, इन्फ्रिंजमेंट था, कहीं से गवर्नमेंट को राहत मिल गया कि वो किस तरह से रिफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पर इसको बस चैलेंज होता है ये कहीं ना कहीं, ये 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1964 में, ये याद रखना है भी लाइन, 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताऊंगा उसके बारे में। फिर आता है संजय सिंह केस आपका, संजय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 का। 3:2 ईयर में 5 जजेस बेंच से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसने भी फॉलो किया शंकरी प्रसाद जजमेंट को, यानी कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा फंडामेंटल कैन बी अमेंडेड सो इस केस में। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कहते हैं 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आती है 1964 में। इन्होंने कुछ और प्रोविजन को 9th शेड्यूल में डाल दिए। इसमें जैसे कुछ था, इसमें काफी प्रोविजन थे, उसमें नहीं जाना है। जैसे कि उन्होंने कंपेंसेशन वर्ड का था, कैसे कैसे उसमें चैलेंज नहीं कर सकते गवर्नमेंट, मतलब 9th शेड्यूल का यही था कि कोई भी अगर इसमें लो डाल दिया तो उसमें चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फिर यहाँ पर इस चीज को चैलेंज किया था गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 1967। ये सीधा सीधा डायरेक्टली पूछा था कभी इसमें कौन सा केस है, कौन सी ईयर में मैचिंग में आ जाता है। कभी कितने जजेस की बेंच थी, 11 जजेस बेंच, 6-5 पे डिसीजन आता है इसमें। इसमें चैलेंजिंग द 17 कॉन्स्टिट्यूशन में जो 17 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की वैलिडिटी थी उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया, जो कि इसमें इंसर्ट किए गए थे 9th प्रोविजन में। अब इसमें गोरखनाथ केस में इंपॉर्टेंट क्या आता है कि इसमें पूरी तरह से जो पहले के जजमेंट्स होते हैं उसको ओवररूल कर दिया जाता है। दो केस जो आपके शंकरी प्रसाद थे और उसको सज्जन सिंह को इसको ओवररूल कर दिया जाता है। क्या था, कहा जाता है कि इसमें फंडामेंटल राइट आर इम्यूटेबल, मींस फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडमेंट इवन इन द आर्टिकल 368 थ्रू। प्लस आर्टिकल 32 इंक्लूड द ऑल लॉज नॉट ओनली जनरल लॉज। तो मींस आर्टिकल 32 में आप ऐसे नहीं बच सकते कि भाई इसमें जनरल लॉज की बात करें, ये आर्टिकल 32 आपका ऑल लॉज की बात करता है, मतलब एनी लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट होगा वो वैलिड नल एंड वॉइड होगा। कोई भी तरह फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 368 did not give the power to government for infringement of fundamental right or taken away any right। मतलब 368 के बिना फंडामेंटल राइट कैसे था, फंडामेंटल राइट इम्यूटेबल है, उसमें आप किसी तरह का अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये पूरी इस तरह से यहाँ पर पूरी बैकग्राउंड होता है इसका। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का यहाँ पर भविष्य लक्ष्य कोई भी इफेक्ट जो होगा उसका फ्यूचर से होगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट के सेट पे तब गवर्नमेंट तो वेलफेयर स्टेट कर रही थी, गवर्नमेंट लोगों के लिए काम करना था, तो वहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज कर दिया गया कि वहाँ फंडामेंटल राइट, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए राइट टू प्रॉपर्टी था, लैंड रिफॉर्म था, उसको चैलेंज कर उसके अगेंस्ट में आया तो चैलेंज तो किया जाएगा। अब गवर्नमेंट के जो वर्क है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट कर देते हैं। गवर्नमेंट इसके बाद
यहाँ पर तक तो ये बिल्कुल छोटा सा बैकग्राउंड था। इसके बाद हम 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में किसी को कोई डाउट है? सर जो 9th शेड्यूल है, जैसे कि सर अब हो सकता है कि नहीं, जो भी चीज़ें मतलब जो 9th शेड्यूल में उसका जुडिशियल रिव्यू अब हो सकता है कि नहीं? हाँ, उसी में इसमें आगे मेंशन है कैसे। मैंने कहा ना कि पूरा बैकग्राउंड चलेगा इसका कैसे, लेकिन अभी तक मतलब यहाँ तक ना गोरखनाथ केस तक हम पढ़ रहे हैं। गोरखनाथ केस तक हमने क्या कर लिया कि फंडामेंटल राइट इम्यूटेबल, इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी अमेंडेड किसी भी पोजीशन पे। अब इसको गवर्नमेंट कैसे लेती है? 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है 1971 में। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है फॉर एंडिंग द इफेक्ट ऑफ द एबोलिशमेंट। जो रूलिंग थी गोरखनाथ केस की, उसके कहीं ना कहीं इफेक्ट को हमें ओवररूल करना था गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है, इसको 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाती है। अब इसमें क्या करती है कि आर्टिकल 13 में क्लॉज 4 इंसर्टेड, तो आपका हो गया था ना? हाँ ठीक है। सर आप प्लीज धीरे धीरे बोलो ना। ठीक है। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है 1971 में। किस लिए आता है कि जो ऊपर के रूलिंग थी इस गोरखनाथ केस की, उसको कहीं ना कहीं से इनको अगेंस्ट जाना था उसके, क्योंकि अगर उसका इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट को खत्म करना है। इफेक्ट होगा तो कोई गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए वर्क नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट को वेलफेयर के लिए करना है, कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उन्होंने 24 लाया 1971 में। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना डेट। इन्होंने क्या किया इसमें कि आर्टिकल 13 368 के थ्रू हम इसको अमेंडमेंट किया जा सकता है। 13 में कहाँ जरूरत पड़ती है 368 की? मैं बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ। आर्टिकल 13 देखो ये कहता है कि कोई भी लॉ जो इनकंसिस्टेंस होगा फंडामेंटल राइट के, मतलब फंडामेंटल राइट को डिमिनिश करता है, उसको एवरेज करता है, किसी भी तरह से वायलेशन करता है, तो वो कहीं ना कहीं ओवर रूल जाएगा आर्टिकल 13। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि आर्टिकल 368 के थ्रू जनरल लॉ और उसकी क्या नाम स्पेशल लॉ की डेफिनेशन दे रही थी। जैसे कि यहाँ पर कि भाई वो जनरल लॉ है, वो स्पेशल लॉ है। तो आर्टिकल 13 ने सुप्रीम इस वाले केस में ये कहा, गोलकनाथ वाले केस में, कि आर्टिकल 13 368 से भी अगर अमेंडमेंट करते हो फंडामेंटल राइट में, तो वो भी आपका पूरे तरह से वॉल्यूशन होगा। यानी कि आर्टिकल 368 में भाई मान लिया अमेंडमेंट करके आपने किसी फंडामेंटल राइट को हटा दिया, तो गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि भाई उसको मतलब आर्टिकल 368 से किया है हमने, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया है, तो हम इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। नहीं कर सकती। गोरखनाथ केस में यही कहा गया। आर्टिकल 13(2) में सारे लॉ इंपोर्टेंट, इंक्लूड ऑल लॉज नॉट ओनली जनरल लॉज। तो आर्टिकल 13(2) में सभी लॉ हैं, कोई भी हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हो या जनरल लॉ के थ्रू हो, वो सारे अमेंडमेंट माने जाएंगे आर्टिकल 13(2) के तहत। और एनी लॉ विल बी इनकंसिस्टेंट विद दैट लॉ विल बी नल एंड वॉइड। ये पॉइंट था। इसमें क्या, हाँ इसमें क्या गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने बेसिकली ये लाया कि इन्होंने कहा कि कोई भी जो लॉ फंडामेंटल इसमें हम जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर होगा। ये याद रखना। 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एसेंस यही था कि कोई भी लॉ जो बनाएंगे वो आर्टिकल 13 के परव्यू से बाहर कर दिया गया। यानी कि आर्टिकल 368 के थ्रू जो अमेंडमेंट करेंगे वो आर्टिकल 313 पे नहीं एनफोर्स होगी। यानी कि इन्होंने कहा कि आर्टिकल 368 में अब क्या, सॉरी, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है। एक्चुअली ये पीडीएफ पूरी मैंने अपलोड नहीं करी है एक्चुअली, टाइम मिल नहीं पाया मेरे पास पूरी पीडीएफ। काफ़ी सारे पेजेस थे इसमें एक्चुअली, कम से कम इसमें मान लीजिए अब इसमें 3-4 पेजेस और होंगे, क्योंकि पूरा मैंने लिखा है इसमें। मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। जब तक इसमें केवल इतना ही अपलोड था तो मैं इतना बता दिया। अभी आगे मैं और बता रहा हूँ बिना इसके अपलोडिंग के। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो हमने आर्टिकल 24 तक पढ़ लिया। इसके बाद मतलब मैं बता रहा हूँ आपके, उसमें स्क्रीन पे शेयर नहीं है, वो आपको शेयर कर दूंगा तो पीडीएफ, तो आप समझ लेना उससे। इसमें 24 अमेंडमेंट 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से टाइम पे होता है। इसमें 39 में टू क्लॉज जोड़े जाते हैं, 39B एंड 39C।
इसमें भी सेम चीज को रिपीट किया जाता है कि कोई भी अगर ऐसा लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग होता है, कोई भी ऐसा रिफॉर्म होता है, तो आर्टिकल 14, 19 एंड 31 के अकॉर्डिंग उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कि उसके फंडामेंटल राइट को वायलेंस करते हैं। तो यहीं पर 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में याद रखना, कंपनसेशन जो वर्ड था उसको हटा के इन्होंने कर दिया अमाउंट। मतलब इस पे भी वो डिबेट की भाई किसी की जो लैंड ले ली तो उसमें कंपनसेट दे रहे हैं, कंपनसेशन कितना कर रहा है, कोई उसकी लिमिट नहीं थी, कंपनसेशन कुछ भी कम कर देते थे, नहीं करते, तो वहां पर आगे अमाउंट, भाई अमाउंट सर्टन, जैसे कभी जो कहीं पर होता है लैंड रिफॉर्म भी देखना होगा, में एयरपोर्ट ले जाते हैं, कहीं लोगों की लैंड ले जाते हैं उसके रिगार्डिंग में, तो अमाउंट दिया जाता है, एक सर्टन अमाउंट होता है, कितना परसेंट दिया जाएगा, तो वहां पर उसको अमाउंट कर देगा यहाँ पर। इसी टाइम पे 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है रिगार्डिंग केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट। अब केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट ये आपका है 29 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब यहीं पर शुरू होती है पूरी कहानी आप केशवन भारती जी की। केशवन भारती यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। अब इस चीज को जो मतलब अभी तक क्या है स्टेटस है कि मतलब 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ले आए गवर्नमेंट की, मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंड कर सकते हैं, उसके रेगुलेशन में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता आर्टिकल 14, 19 एंड बेस बनाकर, तो ये पूरी तरह से गवर्नमेंट की रूलिंग थी। अब इस चीज को पूरी तरह से चैलेंज किया जाता है आपकी केशवन भारती वर्सेस केरला स्टेट 24 अप्रैल 1973, लिख लेना आप 24 अप्रैल 1973। ये 13 जजेस बेंच होती है, अब तक की लार्जेस्ट बेंच है ये। 7-6 इसका डिसीजन आया था, यानी कि इसका मतलब है कि अगर इसको चैलेंज करना है इस बेंच को तो 15 जजेस की ही हो सकती है, उससे कम की नहीं हो सकती, 7-9 नहीं हो सकती, 13 है तो 15 ही होगी। यही रूलिंग आज भी चली आ रही है, याद रखना। इस केस में क्या हुआ कि भाई इसमें कहा गया कि हाँ जी स्क्रीन बेरुबारी में कितनी थी 11 जजेस थी ना, किसमें नहीं देखो 13 थी इसमें, बाकी इसमें भी याद रखो 13 थी इसमें, सबसे हाईएस्ट आज तक किसी में है, इसके अलावा किसी में नहीं है। बेरुबारी की बात कर रहा है मैं, बेरुबारी में बेरुबारी में नंबर नहीं है मुझे, कितनी थी बेरुबारी में, सिर्फ आइडिया कोई 11th भैया, वो आ जाएगा अभी इसमें, अगर होगा तो कैसे, इसमें काफी केसेस हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सॉरी टू डिस्टर्ब। इसी का पूरा पर्सपेक्टिव समझिए पहले। इसमें क्या केशवानंद भारती केस काफी यहाँ पे काफी सारी चेयरलुकिन आती है, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आर्गुमेंट्स काफी हुई इसमें कहा गया 24 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वैलिड है, यानी कि जो उसमें कहा गया था कि भाई फंडामेंटल राइट में हम उसको कर सकते हैं, 25 अमेंडमेंट वैलिड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गोलकनाथ मामले में जो गोलकनाथ जो केस था उसको ओवररूल कर दिया गया। गोलकनाथ केस ने सज्जन सिंह को उससे ओवररूल किया था, केशवन भारती केस में क्या हुआ कि गोलकनाथ मैटर का जो केस था उसको पूरी तरह से ओवररूल कर दिया गया। क्या इसका मतलब फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया सकता है? यस, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड नाउ। ये फंडामेंटल राइट में पॉसिबल है, किसी तरह से अमेंडमेंट हो सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि देखो गवर्नमेंट तो वर्क कर रहे थे लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, अब वहां पर कुछ लोग उसकी फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि लोगों के फंडामेंटल राइट पे भी अमेंडमेंट किया जा सके और लोगों के किसी तरह से वायलेशन भी ना हो। तो यहीं पर कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने फॉर्म की, कॉन्सेप्ट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहीं पर आता है आपका केशवन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में 1973 में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या था कि सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए, सुनाई थोड़ा कम दे रहा है, वॉल्यूम थोड़ा तेज करिए प्लीज। यार वहां से भी ठीक है। इसमें देखो यही था कि केशवानंद भारती केस ने किया, केशवानंद भारती केस ने गोलकनाथ केस को ओवररूल कर दिया गया, जिसमें इसमें कहा गया 25th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो वैलिड है, यानी कि अब नाउ द फंडामेंटल राइट में किसी भी तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर की डिफरेंस थी, बेसिक स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया कि जो टसल थी गवर्नमेंट की और कहीं ना कहीं एक लोगों के फंडामेंटल राइट जो वॉल्यूशन की लैंड रिफॉर्म के बीच में, उसको खत्म करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। बेसिक स्ट्रक्चर में कहा कि भाई फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, बट बेसिक जो उसमें मतलब कहीं ना कहीं एक उसका बेस है उसको ब्रिज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका दूसरा राइट इक्वालिटी है, आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन है, कहीं ना कहीं उनको वायलेट नहीं कर सकते। एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है टुवर्ड द सोसाइटी, टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वहां पर पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन कोई भी नेगेटिवेट करता है उसमें नहीं कर सकता। ये आपके डॉक्टर में बेसिक स्ट्रक्चर था। इसी केस में सर जुडिशियल रिव्यू भी तो बेसिक स्ट्रक्चर में आया है, बता रहे ना, उस पर आगे है काफी भाई, मेरे 5-6 पेज है इसमें।
इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसके बाद साथ में क्या कि जो प्रेम्बल है, इसी केस में आ गया कि प्रेम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है ये भी। ये दो चीज यहाँ पर बहुत याद रखना आपको। बेसिक स्ट्रक्चर का भी कई बार पूछा गया है इसमें, किस किस केस में ऐसा हेल्ड हुआ कि आपका प्रेम्बल किसका पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर किसमें है। तो केशवानंद भारती केस तो आता ही रहता है हमेशा, बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया और आपका जो प्रेम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इस दोनों में अमेंड हो सकता है। हाँ, जुडिशियल रिव्यू को जो रोक लगाई थी, उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू भी होएगा। जुडिशियल रिव्यू को जो पहले जो आपने 9 शेड्यूल में डाल दिया उसको भी चैलेंज किया था, तो वहां पर भी जुडिशियल रिव्यू किसी भी मैटर में कोर्ट कर सकती है, ये यहाँ पर पॉइंट आया। ये आपका वो तो क्वेश्चन 24 अप्रैल 1973 के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसमें होगा ना जुडिशियल रिव्यू, उससे पहले वाले में तो नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू। बिल्कुल ठीक। हाँ, सर इंदिरा गांधी के केस में तो हुआ था, उन्होंने एक अमेंडमेंट पास किया था उसी पे देखो, इसी 39। 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। सॉरी, इसके बाद कैसा आता है आपका, इसी बार इंदिरा गांधी वर्सेस राजनाथ 1975, इसी की बात कर रहे हो ना, इसमें भी रूलिंग है। सर केशवानंद भारती केस खत्म नहीं हुआ। केशवानंद भारती केस कैसे में इतना है, केशवानंद भारती के 2-3 चीज याद रखना, बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें प्रेम्बल में अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है। अब आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनाथ केस 1975 का। इसमें क्या किया गया, क्या कहा गया, 39 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, इसमें 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें कहा गया कि भाई इसमें वैलिडिटी उसको पूरी तरह से वॉलिड करता है, जो कि उसको रोकता है कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू को, उसको इनवैलिड कर दिया गया। इसी केस में हुआ था, इसकी आप बात कर रहे थे, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनाथ केस 1975 में 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को इनवैलिड कर दिया गया, यहाँ पर याद रखना। इसमें क्या कहा गया था कि इसमें जो प्रधानमंत्री, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे और जो लोकसभा स्पीकर होंगे, उससे रिलेटेड जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट होंगे उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये प्रोविजन था 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो इस केस में इंदिरा गांधी वर्सेस राजनाथ में इसको इन्वेट कर दिया गया 1975 में। और इसको क्या कहा था कि यहाँ पर कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अगर इसको यहाँ पर हटा दिया गया है तो कहीं ना कहीं इसमें ये कहीं ना कहीं वायलेशन है बेसिक स्ट्रक्चर का, ये अगेंस्ट जा रहा है बेसिक स्ट्रक्चर के, तो यहाँ पर इसको कहा गया कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनाथ केस में इतना आपका हो गया था, 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को यहाँ पर इनवैलिड कर दिया। सर फेयर इलेक्शन इज आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं फेयर। देखो, इसके बाद आता है आपका 1975 तक पहुंच चुके हैं हम। इसके बाद आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। जैसे तक केशवानंद भारती प्लस इंदिरा गांधी राजनाथ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का आता है। गवर्नमेंट की रूलिंग आ गई थी, केशवानंद भारती केस में कुछ लिमिटेशन थे, कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया गया था, ठीक है। अब इसमें 368 में क्लोज 4 एंड क्लोज 5 इंसर्ट कर दिया गया। जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे, आप डायरेक्ट देखोगे तो उसमें 368 में काफी सारे क्लोजेस होते हैं। देखिए क्लोजेस क्या है कि मैं बता देता हूँ क्लोजेस के बारे में। देखिए क्लोजेस क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना तो उस टाइम थे, कुछ को इंसर्ट किया गया टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे हमारी नीड हुई उसी तरह से आर्टिकल 368 में 4 क्लोज 4 एंड क्लोज 5 को एडमिट कर लिया गया हमने। 368 क्लोज 4 कहता है कि पार्लियामेंट द्वारा जो कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो लॉ बनाया गया उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये आपको 368 4 में क्लोज में डाल दिया गया कि मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है चैलेंज किया नहीं जा सकता? और इसके साथ ही होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू में। हाँ, तो इसमें कहा, याद रखना 368 क्लोज 4 की बात इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पार्लियामेंट बनाएंगे उसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। 5th क्लोज में क्या कहा इन्होंने कि पार्लियामेंट की पावर है रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसको कोई भी तरह से किसी तरह से स्टॉपेज नहीं है, रोक नहीं है उस पर। यानी कि एब्सोल्यूट कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहाँ से एब्सोल्यूटिज्म की तरफ जा रहा था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, कि उसमें कहता है कि सब कुछ कर सकती है। तो उस क्लोज में कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्होंने इंटरप्रेट कर दिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 368 में 4 क्लोज एंड क्लोज 5 में कि उसको कहीं चैलेंज नहीं कर सकता और पार्लियामेंट एक एब्सोल्यूट पावर है। ये 2 पॉइंट थे इसमें। अब क्या आता है
1942 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कहीं टसल चल रही है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल ही रही है इसमें अभी भी, किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है। अब यहाँ पर आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो आपने अमेंडमेंट किया है आर्टिकल 368 क्लोज 4 और 5 को इंसर्ट किया है वो इनवैलिड है। समझ रहे हो किस तरह कैसे चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है अभी डॉक्ट्रिन में, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे आ रहा है यहाँ पर, कैसे कैसे आज भी जो मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ है किस तरह इन्हीं के दो फॉर्म है। आज भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको रेफर किया जाता है अलग अलग केस में। मिनर्वा मिल्स केस में क्या कहा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने आपने इंसर्ट किया है ना आर्टिकल क्लोज 4 क्लोज 5 इनवैलिड है। क्यों? इट इज अ वायलेशन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। आपने जुडिशियल रिव्यू की पावर ही छीन ली। किससे छीन ली? आपने कोर्ट से। बाय जुडिशियल रिव्यू इसका मतलब आप इस तरह से एब्सोल्यूट आर्बिट्रेरी हो सकते हो, किसी भी तरह का जो मर्जी लॉ बनाओ। आपने कह दिया कि भाई पार्लियामेंट किसी भी तरह का लॉ बना सकती है, कोई भी संशोधन ला सकते हो, उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो इस तरह को इनवैलिडेट करने, आर्बिट्रेटरी पावर को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया गया। किसको? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 1980 में, जो कि सर पर जब पहले लॉ पास हो गया कि नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में चैलेंज, तो फिर कैसे चैलेंज कर दिया उसे? उसमें देखो थ्री स्टेट में क्या कहा कि किसी भी चैलेंज तो होएगा ना उसे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया उसे, इसलिए चैलेंज कर दिया ना। सुप्रीम कोर्ट के सो मोटा था कि भाई एक्सेप्ट करे या ना करे। तो वहां पर इसमें देखो बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर इस डॉक्ट्रिन का इंपॉर्टेंट है कि केस में कहा गया, तो मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में कहा गया कि इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया गया, एक्सेप्ट कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको, यही होती पावर। ओके सर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है इसी केस में मिनर्वा मिल्स में, वो था 9 शेड्यूल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। यस सर जेआर मतलब जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर राजनारायण वाले केस में घोषित किया गया था या फिर मिनर्वा माइल्स में? अभी कौन सा, इसके बाद कौन सा केस आएगा? चाहिए बताओ, राजनारायण का पहले केस आएगा कि याला आएगा? नारायण वाला पहले आएगा। राजनारायण आएगा। उसमें कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर की जो बात आती है तो इसी में आता है मिनर्वा मिल्स केस में। उसमें कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन थी, लेकिन उसकी इतनी वायलेशन नहीं इसमें नहीं कहा गया था डायरेक्ट, जैसे कि इसमें कहा गया जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसमें क्लियर कट तो ये- मिनर्वा मिल्स केस में बोला गया था ना। हाँ वही 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 कह रहा हूँ मैं, इसमें पूरी तरह से उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट था, लेकिन इसमें केस में क्योंकि देखो ये राजनारायण का केस 1975 का है, 1975 के बाद ही अमेंडमेंट आया था 42nd 1976 में। उसने कहीं ना कहीं एक पावर से छीन ली थी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कहता है कि भाई इसमें किसी भी इसको कोर्ट में चैलेंज किया ही नहीं जा सकता और पार्लियामेंट एब्सोल्यूट पावर है। तो इसके बाद कहीं ना कहीं क्लियर कट जो यहाँ पर कहा वो इस केस में कहा मिनर्वा मिल्स केस में। तो यहाँ पर इस केस में अगर क्वेश्चन ऑप्शन देता तो मिनर्वा मिल्स का ही रहता है, आपने देखा भी होगा। अब इसी केस में मिनर्वा मिल्स केस में 9 शेड्यूल वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब कोई मतलब पार्लियामेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया और उसको डाल दिया किसमें 9 शेड्यूल में, चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा यस 9 शेड्यूल में चैलेंज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का तो वो चैलेंज किया जा सकता है। ये बात हुई इसमें 9 शेड्यूल से रिगार्डिंग मिनर्वा केस में, मतलब 9 शेड्यूल को भी चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 9 शेड्यूल एब्सोल्यूट है कि आपने लॉ बना दिया, उसको भी चैलेंज करेंगे अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाएगी। तो ये बात हुई थी मिनर्वा मिल्स केस में। ये 1980 तक पोजीशन है आपकी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है आपको? 1980 तक की पोजीशन, इसमें हमारा बहुत चीज क्लियर हो चुका है। इसमें फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर भी कॉन्सेप्ट आ गया, और इसमें 9 शेड्यूल में भी चैलेंज किया जाएगा, तो वहां पर भी रिव्यू का परव्यू में आएगा वो। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूंगा ये, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ लेना इसको। इसके बाद आता है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 का केस। वामन राव केस में क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि ये आया था आपका, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि स्पेसिफिक क्लियर लैंग्वेज में कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 के जो पहले के मैटर थे कॉन्स्टिट्यूशन वो तो वैलिड है, लेकिन यदि कोई भी मैटर है जो 9 शेड्यूल में डाला गया किंतु वो बेसिक स्ट्रक्चर के जो है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, तो न्यायालय उसको वॉइड कर देगी। इस केस में वामन राव केस में आ गया जुडिशियल रिव्यू, इस केस में था ये जुडिशियल मिनर्वा मिल्स का नहीं था, मिनर्वा मिल्स की इंटरप्रिटेशन थी।
वामन राव केस में था। वो क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें 9 शेड्यूल को, जो 9 शेड्यूल में कोई मैटर डाला गया है, अगर उसमें, इसमें देखो बेसिकली यही कहा कि 9 शेड्यूल में 24 अप्रैल 1976 जो केशवानंद भारती केस था, उससे पहले अगर 1973 में डाल दिया आपने, उससे कोई वेट नहीं, हम उसको चेक नहीं कर रहे। लेकिन इस केस के बाद कोई भी 9 शेड्यूल में डाला गया है फंडामेंटल राइट का अगेंस्ट है, तो हम जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकते हैं, वो चैलेंज किया जाएगा और हम इसको चेक करेंगे। वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में केस में ये हुआ, उसको वॉइड हो जाएगा, ना केवल चेक, नो वॉइड हो जाएगा, यानी कि जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल से भी आ गया। 1981 की आपकी पोजीशन थी। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट इसी के रिगार्डिंग में जो कि पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव चलता है, उसमें केस आता है आपका कोयलो आर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में केस। आप सोच रहे होंगे सारे केसेस में नहीं बताए थे गए थे अभी तक, ये पूरा कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं से थे, इसलिए पहले इसको नहीं बताया गया, अब इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है। अब फिर यहाँ पर आया भाई बेसिक स्ट्रक्चर वर्सेस 9 शेड्यूल के रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया। अब तमिलनाडु स्टेट ने क्या किया, 29% रिजर्वेशन करके उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया गया, उसको कर दिया गया परव्यू से बाहर, जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से हम बाहर कर देते हैं 9 शेड्यूल में डाल के। इसको चैलेंज किया गया, IR केहली वर्सेस तमिलनाडु स्टेट केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वामन राव केस में रूलिंग थी वो बिल्कुल वैलिड है, यानी कि जो 9 शेड्यूल में डाल दिया, अगर आप सोच रहे हो कि 9 शेड्यूल में डालने के बाद हम उसको चेक नहीं कर सकते, हम चेक कर सकते हैं अगर ये कहीं ना कहीं वैलिड उसके फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में जा रही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर है वो कहाँ से ड्राइव हो रही है, IR केहली ने कहा ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो फंडामेंटल राइट कोई भी इन्फ्रिंजमेंट होगा वो कहीं ना कहीं वो वायलेशन अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि कोई भी हम अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जो पावर ड्राइव हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाएगा तो वो कहीं ना कहीं एक उसके परव्यू से बाहर हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग से उसको इनवैलिडेट किया जा सकता है। इसलिए इसमें कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपका, बेसिक स्ट्रक्चर है वो किसी भी तरह से उसमें कमी नहीं कह सकती, नॉट अमेंडेबल। ये आपका IR कोयलू केस में जो कि आपका इसमें वामन राव केस की थी, उसको रूलिंग को यहाँ पर दोहराया गया था, इसको चैलेंज जो किया गया था ये था इसमें। ये तो आपका हो गया, ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपका पूरे केसेस में किस तरह में डेवलपमेंट हुआ, IR कोयलू केस तक हो चुका है। बाकी आज जो रिसेंट टाइम में जुडिशियल डॉक्ट्रिन आती रहती है, आपने देखा हुआ वेरियस केस में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं को बेस होती है। केशवानंद भारती केस में क्या रूल हुआ, वामन राव केस में क्या हुआ, मिनरवा मिल्स में क्या हुआ, और इसमें IR कोयलू केस में क्या हुआ, इन सब चीज़ को बेस कर बनाकर आज भी कोई ना कोई केसेस में जजमेंट दिए जाते हैं। तो ये पूरी डॉक्ट्रिन आज जब से डेवलप हुई है, यहाँ तक ये केस था, यहाँ पर कोई किसी को डाउट, क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट था इसका, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना, बुक में नहीं मिलेगा, यहाँ पर बहुत रिसर्च कर कई जगह से करा है मैंने इसको, तो ट्राई किया है मैंने इसको, काफ़ी टाइम लगता है इसमें लिखने में, पूरा हिस्टोरिकल। थैंक यू भैया। नहीं है कोई क्वेश्चन? सर लास्ट टाइम जो क्लास हुई थी क्लास 5, उसके PDF बाकी सर आपने सेंड नहीं किए। रेट्स वाले ना, रेट्स वाले, रीड्स वाले यस तो सर, यस। आपने दे दिए थे। ओके ओके ठीक है, मैं उसको ग्रुप में आज ही भिजवा देता हूँ, ये तो मैं खुद ही भेज दूँ। आप मैसेज करते करो ना ग्रुप में कि भाई ये नोट्स नहीं आए, तो आपके टेलीग्राम में। भैया मेरी आज क्लास थोड़ी सी छूट गई, आगे की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ये? हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये देखो स्क्रीन पे है ना आपकी रिकॉर्डिंग, कहीं रुक तो नहीं गई? हाँ भैया शो कर रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। कहाँ पर मिलेगी ये? यूट्यूब पे व्हाट्सएप? यूट्यूब। थैंक यू भैया। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप फिर दोबारा देख लेना वीडियो, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो जैसे कि आपको मैंने शुरू में नोट्स कुछ दिखाए थे, वहाँ पर पूरा मैं लिख नहीं पाया था क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने इसमें कर दिया था। अच्छा अब ये पूरा केस हो गए, तो अब इसका कंक्लूजन क्या आता है इन केसेस का, मतलब आज की करंट की पोजीशन क्या है, मैं उस चीज़ को बता रहा हूँ। काफ़ी क्वेश्चन थे आपके, करंट की पोजीशन क्या है, क्या कर सकते हैं। पहली पोजीशन है इसमें, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड, फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है। कोई भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है, किसी भी तरह से कहीं भी लॉ बना सकते हैं, कोई रोक नहीं है उसको, लेकिन यहाँ पर बट आ जाता है बड़ा, अगर वो कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती है, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाती है, तो उसको चैलेंज होगा और उसको वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड पूरी तरह से शून्य, ये कहा जाता है नल एंड वॉइड का पूरी तरह से खत्म, उसका इफेक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा अगर किसी भी तरह का बेसिक स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। देखो हमने कितना इसमें स्मार्ट तरीके से फ्रेम किया है कि फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट हो सकता है, और अगर उसको कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसको भी वो इनवैलिड कर देंगे।
थर्ड इसमें पॉइंट आता है 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखना 24, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती केस में प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आया। यानी कोई भी चैलेंज जो हुआ था वो प्रोस्पेक्टिव रूल ऑफ डॉक्ट्रिन आती है इसमें। मतलब कोई भी अगर जैसे मान लो लॉ बनता है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का ये होता है कि मान लीजिए कोई लॉ आज बनाया तो उसको चैलेंज जो है आगे फ्यूचर के टाइम से किया जाएगा, उसकी वैलिडिटी जो कि फ्यूचर में होगी। ऐसा नहीं होगा कि इसको पहले से हमने रूल्स जो बनाए उसको उस पर उसको फोर्स में ला दें। तो इन फ्यूचर की बात करता है प्रोस्पेक्टिव का डॉक्ट्रिन यहाँ पर केशवानंद भारती केस से। थर्ड पॉइंट आया। फोर्थ पॉइंट क्या आया आपका कि 9 शेड्यूल के भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। 9 शेड्यूल भी जुडिशियल रिव्यू के परव्यू के अंदर है। फोर्थ पॉइंट ये आपका है कोयलो केस 2007। फिफ्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्वेश्चन है कि भाई क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है। जितना अभी तक रूलिंग है याद रखना, रूलिंग अभी तो यही चल रही है बेसिक स्ट्रक्चर और 30 फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट है। फंडामेंटल राइट का इसको चैलेंज करना है तो 15 बेंच पे जाएगा, 15 जज बेंच पे। ये करंट पोजीशन है, इसको चैलेंज करना 15 जज बेंच को चैलेंज करो तब होगा इसमें। मतलब अभी तक रूलिंग इसकी यही चली आ रही है, आगे कई साल चलती रहेगी, इसमें कोई इसमें इशू नहीं है। ये 5 पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट थे। ये आपका पूरा यहाँ पर फंडामेंटल राइट से जो जुडिशियल डॉक्ट्रिन होती है, अमेंडमेंट कैसे होता है उसकी पूरा यहाँ से चलता है। अब आपने कई क्वेश्चन पूछे थे किसका पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, किसका है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का कौन कौन सा आता है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के बहुत से पार्ट हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस की बात करता है, बिल्कुल बेसिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कुछ सुप्रीम नहीं है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कोर्ट सुप्रीम नहीं है, क्योंकि ऑल द पावर आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मींस द कॉन्स्टिट्यूशन आर द सुप्रीम। सर एक क्वेश्चन था कि जुडिशियल रिव्यू कौन से केस में मतलब वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना था? अभी बताया तो था यार। एल बता रहे इसमें देखो, इसमें मैंने फिर बता रहा हूँ बेसिक स्ट्रक्चर का कौन कौन सा पार्ट है। पहले बताया सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सेकंड आपका है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म इंसर्ट किया गया था, आपको पता ही होगा, ये भी आपका है। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि उसी को चैलेंज कर रहे थे। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है 1 मिनट आई थिंक चार्जिंग पर लगाता हूँ लैपटॉप। यहाँ पर कहा गया, इसके साथ ही इसमें रूल ऑफ लॉ भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। डिवीजन ऑफ पावर कि मतलब कोई भी किसी के पावर को इन्फ्रिंज नहीं करेगा कि भाई उसके पावर को वो इसमें इन्फ्रिंज कर दिया, उसके जुडिशियल में चला गया। कोई जुडिशरी की पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव की अलग है, लेजिस्लेचर की पावर अलग है, लॉ मेकिंग एंड लॉ एनफोर्सिंग एंड रिव्यू किसकी पावर है पूरी तरह से अलग है। इसमें आपका डेमोक्रेटिक नेचर है स्टेट का, डेमोक्रेटिक इसकी आपकी बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है आपका। इसके साथ आपका फेडरलिज्म जो है आपका, संघवाद जिसको हम कहते हैं, वो भी आपका इसमें है। रूल ऑफ लॉ हो गया आपका, और सोवेरेनिटी ये भी आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी तरह से हम अपनी पावर किसी और कंट्री को नहीं दे सकते। यहाँ पर इसकी बहुत ही वाइडर इंटरप्रिटेशन है। इन जितनी भी वर्डिंग कह रहा हूँ मैं, काफ़ी चीज़ें होंगी क्लास में, काफ़ी चीज़ें को पता भी होंगी। मिनर्वा बेंच केस भाई, मिनर्वा बेंच केस ये आपका पूरी कंप्लीट हो जाता है आपका। यहाँ पर जो हमने शुरू किया था फंडामेंटल राइट से कैसे शुरू होते हैं डॉक्ट्रिन और कैसे बेसिक स्ट्रक्चर तक पहुंची है यहाँ तक। एनी क्वेश्चन? सर एक बार 9th शेड्यूल जरा बढ़िया से डिफाइन कर दीजिए। देखिए सबसे पहले था कि 9th शेड्यूल कब इंसर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के थ्रू। क्लास खत्म नहीं हुई है अभी, याद रखना। 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया। इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि भाई जब गवर्नमेंट को लॉ रिफॉर्म कर रही है तो उसको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की पावर जो है, पार्लियामेंट की सॉरी जुडिशियल पावर है, उसको रोकना है इसके थ्रू। क्योंकि पार्लियामेंट का है कि कई बार कोई लॉ एनेक्ट करेगी तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें लोगों के वेलफेयर नहीं हो जाएगा। कि उसको अपने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है उसको, वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट अगर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, अगर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगा तो कहीं ना वैल्यू हो ही नहीं पाएगा, कोई लोग गवर्नमेंट बना ही नहीं पाएगी। तो इसलिए उन्होंने 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। 9th शेड्यूल में कोई भी लोग चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर रूलिंग चली आ रही थी। अब इस चीज को 9th शेड्यूल को कहाँ चैलेंज किया जाता है आपके धीरे धीरे पूरे तरह से हमने देखा अभी पूरी केस में, तो दोबारा वीडियो देखना समझ में आ जाएगा आपको।
मिनर्वा मिल्स, देखो इसमें वामन राव केस में आपका क्या कहते हैं कि भाई कोई भी मान लीजिए आपने लो 9 शेड्यूल से देखे कहा 981 में आ रहा है और फिर इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गई, जिसको चैलेंज करना मतलब हो जाता है वो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कह दिया गया था कि भाई कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट एब्सोल्यूट वर्ड नहीं यूज किया गया था, लेकिन एक उसकी कहीं ना कहीं से ड्राइव उसका मीनिंग हो रहा था। तो वामन राव केस में कहा गया कि फंडामेंट सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्सेस इसका आपका कौन सा केस था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वर्सेस 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल मतलब इसको चैलेंज 9 शेड्यूल में कोई लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू डाल देगा क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू के पावर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको इस केस में कहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। अगर कोई 9 शेड्यूल में कोई भी लो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो उसको चैलेंज किया जाएगा। ना केवल चैलेंज किया जाएगा बल्कि नल एंड वॉइड हो जाएगा। ये पॉइंट इसमें था, याद रख भाई इसमें ये याद रखना कि कब इसको इंसर्ट किया गया था, किस केस में इसको काट दिया। ठीक है, ये आपको पूरे तरह से यहाँ पे होता है, काफी केसेस है इसमें, काफी पॉइंट्स है इसमें इम्पोर्टेंट। इसके साथ ही हमारा मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। आज कोशिश करूँगी आज मिल जाएंगे तो आज, नहीं तो कल तक मैं इसको दे दूँगा, क्यों मैं खुद इसको राइट कर रहा हूँ 2-3 जगह से लिख रहा था, पूरी तरह से लिखे नहीं गए हैं। एग्जीक्यूटिव, इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट देखेंगे। एग्जीक्यूटिव में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल में हम किसको देख रहे हैं, 5 पार्ट में इसको डिवाइड। सेंट्रल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी तरह हम स्टेट में देख रहे हैं गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट एंड एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। स्टेट इन सब चीज़ों को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके सब देखना। यूनियन में हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और 2 बताइए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और स्टेट के बता दो अभी। सीएम, गवर्नर, सीएम, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, इसमें स्टेट ऑफ स्टेट। अच्छा, फिर स्टेट में फर्स्ट गवर्नर देन सीएम। हाँ, जैसे हमने सेंटर में प्रेसिडेंट देख रहे हैं, तो स्टेट में गवर्नर आ जाएगा। इसमें देखिए प्रेसिडेंट में बहुत बड़ा है, उसमें प्रेसिडेंट में हमें ये केवल इतना देखना है कि प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। इलेक्शन मीन्स डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बस इतना, उसे प्रोसेस में नहीं जाना है, प्रोसेस बहुत लंबी है। प्रोसेस हम वहाँ पर देखेंगे जब एडमिशन हो जाता है। सर इस साल से क्वेश्चन बनेगा इलेक्शन का, प्रेसिडेंट का, क्योंकि अभी इलेक्शन के चुनाव अलग रहे प्रेसिडेंट के। हाँ, उसको हो सकता है, लेकिन वही तो कह रहा हूँ कि इसमें केवल इतना जानना है कि उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन कौन नहीं करता, किस थ्रू पावर अपनी ड्राइव करते हैं प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैसे रिलेशन है प्रेसिडेंट से। स्टैटिक पॉइंट देखना है, क्योंकि देखो जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था वो आपका ये पूरा डॉक्ट्रिन वाला था, मैंने अच्छे से समझा दिया। इसमें केवल आपको आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल थोड़ा आपका इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 52, 53 ये दोनों इंपोर्टेंट है, बस आर्टिकल थोड़ा याद रखना। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 52 एंड 53। 52 देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट, यहाँ पर इसकी लैंग्वेज देखना, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Article 53, executive power of the union. The executive power shall be vested in the president and shall be exercised by him either directly or through officer subordinate. मतलब इसकी he is a supreme commander of defense across। इसमें देखो कुछ पॉइंटर दिए हुए हैं, मैं इसको केवल ब्रीफ कर रहा हूँ यहाँ पर, इसको नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में देखेंगे कैसे कैसे, आप थोड़ा बहुत इसको रीड कर लो। हमें इसमें पर्सपेक्टिव इतना बताना है मुझे यहाँ पर कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होता है इसमें, और इम्पीचमेंट कैसे है, टर्म ऑफ ऑफिस, रेजिग्नेशन, पावर कैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जो जुडिशियल पावर है इसकी,
इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी का पूरा अलग चैप्टर होगा। वीटो पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग आर्टिकल 123, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें रिकॉर्डिंग का टाइम दिख रहा है किसी को, कितना टाइम हो गया इसमें रिकॉर्डिंग में? ये शो नहीं कर रहा है, हाँ टाइम शो नहीं कर रहा है। मतलब अच्छा देखिए, प्रेसिडेंट करवा दूं क्या यहाँ पर भी? अभी बताइए, शुरू करूँ नेक्स्ट क्लास में? जी सर शुरू करो। नहीं करवा दे सर नेक्स्ट में पूरा कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ वही अभी उधर की पूरा यहाँ पर पूरा चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे इसमें इतना ही है, यहाँ स्कीम यही है। देखिए पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इंस्टीट्यूट आप थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ले लेना, उससे देखते रहना क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा है कितना कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितना नहीं है। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितने ईयर से देखना चाहिए? बुक आती है पतली से, उसमें 10 ईयर के मतलब आ ही जाएंगे, इसमें 3-4 साल के तो देख ही लो। इसकी आती है आपकी यूनिवर्सल की आती है, पतली सी तो बुक है उसमें। जब से पैटर्न चेंज हुआ आई थिंक 17 से। आईपीआर और सीपीआरसी भी करना चाहिए डीयू के लिए। किसके लिए? डीयू के लिए आईपीआर और सीपीआरसी भी करना चाहिए। सीआरपीसी, सीआरपीसीआर और आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जी हाँ जी, ये दोनों करने चाहिए डीयू के लिए। हाँ हाँ, यहाँ पे क्लासेस भी होंगी उसके लिए। जिस तरह हम भैया एक मेरे को करंट में बड़ा इशू है, करंट और जीके में, आप उसके लिए कुछ बता दीजिए। वो सब होगा मैम, उसका शेड्यूल अलग से लगा है। आप अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास लो अच्छे से। जैसे कि क्वेश्चन था इसमें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन में देख रहा हूँ। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 प्रेस्क्राइब द फॉर्म ऑफ ओथ और अफर्मेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन? विच शेड्यूल? शेड्यूल थर्ड। सेक्शन शेड्यूल थर्ड एंड सेकंड क्वेश्चन आपका, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 डील्स विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? अभी दिखाया था मैंने आपको। सर कैन यू रिपीट? लेजिस्लेटिव पावर 123 ये 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग यहाँ पावर। ठीक है ओके। यहाँ पर मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा था, मेरा पर्पस केवल इतना ही था कि कई बार हम सोच रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा वाइडर पढ़ाया जाएगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। वो सब अब होगा जब आप एडमिशन यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर हमें याद रखना, पूरा एक्सपर्ट नहीं बनना है, केवल स्ट्रिक्ट। यहाँ पर प्रेसिडेंट में भी उस चीज को मैं बताऊंगा कैसे कैसे कौन सा आर्टिकल है। केवल वर्डिंग पूछी जाती है अगर किससे रिलेटेड है। जैसे कि मैंने उसमें कुछ ओथ वाले में बताया था कि शेड्यूल 1 में केवल इतना लाइन याद रखना, शेड्यूल 2 में, शेड्यूल 3 में जैसे ओथ एंड अफर्मेशन केवल मैंने कहा था आपको याद रखना। उसमें सेकंड सैलरी वाला याद रखना। ये सब चीजें हैं, ये पूरी चीजें होंगी यहाँ पर। इसी तरह से आपको आप प्रेसिडेंट वाला रीड करके आना, मैं भी प्रेसिडेंट वाला पूरा मतलब पूरा करवा दूंगा आपका नेक्स्ट क्लास में। प्रेसिडेंट ना हो सकेगा देखा जाएगा। कोई प्रॉब्लम आप तो कभी तक कोई हो किसी भी तरह से नोट्स में, किसी तरह से मेरी तरफ से कोई भी अमेंडमेंट, कोई रिकमेंडेशन हो तो आप बता, वेलकम। सर आपने पहले जो प्रिंटिंग वाले नोट्स शेयर किए जिसपे एबीवी का सिंबल है वो बहुत अच्छे है, बट जो लास्ट वाली क्लास का उसका बाकी है तो वो और अभी का दे देना बस। ठीक है मैं लास्ट क्लास का तो मैं सेंड कर दूंगा। अभी वाला शायद 1-2 दिन लग जाएंगे, एक या दिन आज लग जाए, कल लग जाए, सकता है तो पूरा करके। सो ठीक है सर एक लास्ट क्लास ली थी आपने, उसमें कुछ हैंड रिटन नोट्स थे, वो शायद रह गए थे। उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो आप देखना शायद मिस हो रहे हैं। चलो मैं प्रिंटेड देखूंगा नोट से सब पहले, हाँ वो प्रिंटेड नोट आने के बाद जैसे फंडामेंटल राइट आपने स्टार्ट किया था तो वहां से हाँ वो मैं शेयर हैं शेयर किए हुए हैं वो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी ऐसे समथिंग कुछ रिगार्डिंग थे, वो शेयर हैं ग्रुप में देखना। सर आपने हैंड राइटिंग जो जितने नोट ना नहीं सर, उसके अलावा भी था वो। चलो ठीक है मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू आपको। मैं क्लास रिकॉर्डिंग यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। यार थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग कहाँ पर एंड करनी है? ये यहीं पर होगी ना रिकॉर्डिंग? सेव कहाँ होगी ये?
सर अगर आप मीट एंड कर दोगे तो वो रिकॉर्ड हो गई होगी। सर ने लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर बताए ना प्रीवियस करने के लिए। वो आपको टेलीग्राम में भी अवेलेबल हो जाएंगे या